नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा जो आपका लास्ट पेपर होता है उसकी महामैराथन क्लास आज हम देखेंगे। और इसमें बेसिकली नॉर्मल सा कोर्स है, इसलिए हम जितने भी कोर्स में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी वाले प्रश्न, वो सारे एक साथ देख लेंगे। और वन लाइनर में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, विशेषकर 2019 तक ही हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि 20-21 वाले जो प्रश्न हैं वो पेपर भी हम करा चुके हैं और लेटेस्ट वाले जल्दी रिपीट नहीं होते, रिपीट थोड़ा पहले के ही होते हैं, तो इसलिए। और बात करते हैं आपका स्कीम की, तो शांति शिक्षा और सतत विकास आपका 24 यानी कल पेपर है 2 से 3 बजे वाली टाइमिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं, तो आप क्या कहेंगे? लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, आप कहेंगे बिल्कुल है। उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उनका सर्जक, सर्जक मतलब क्या होता है? निर्माणकर्ता बनाना। ऐसा ना हो कि शांति आप जो है उसको ग्रहण करें, आसपास का माहौल आपको शांति वाला नहीं बनाना है, खुद आपको ऐसा बनाना है कि आप सृजन करने वाले बन सके। तो आ भी सही है, बा भी सही है, आ बा दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं जो है वो हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है बालकों द्वारा सामाजिक जो रूप है उससे अनुमोदित व्यवहार करना सीखना। दूसरा कह रहा है अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना। तीसरा कह रहा है सामाजिक जो मनोवृत्ति है उसका विकास। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो आप क्या कह सकते हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं आती हैं, तो द आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद भी इनको रखिएगा ताकि यहाँ से यदि आपका अति लघु प्रश्न है, लघु है, तो आप इसमें पॉइंट जो है वो लिख सकें। प्रश्न आपका देखते हैं अगला, तीसरा, और आंसर हम हाइड करके जो है वो देखेंगे ताकि आप खुद से भी सोचिए आंसर। प्रश्न तीसरा कह रहा है व्यक्तित्व से अभिप्राय है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से एक बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक हो, तो बिल्कुल है आपका इसमें। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, तो दो जब आपके सही है, तीसरा आप ना भी पढ़े तो उपरोक्त तो सभी आपका सही होगा। बाकी तीसरा भी देख लीजिए, व्यक्तित्व वातावरण के समायोजन से अभिलक्षित होता है, सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो चौथा, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक क्या है, उसको रोकता क्या है? तो दूसरों को सम्मान ना देना बिल्कुल रोकेगा, गाली देना भी रोकेगा, बात बात में झगड़ा करना भी रोकेगा। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है व्यक्तित्व के गुण हैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है, सहयोग और परोपकार भी है, सत्य बोलना भी है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पहले कहा है मैं स्पीड में चलूंगा, आप भी मेरे साथ स्पीड बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके 86 हैं, तो ज्यादा वीडियो लेंथी जो है वो ना हो। प्रश्न कह रहा है कि समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया के आधार क्या है, बेस क्या है? तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा होता है, संघर्ष और व्यवस्था बनाए रखना भी सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है, आत्मीकरण भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शन है, पूछा गया है किसने दिया था? गांधी जी, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, मारिया मोंटेसरी, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो ये जो कथन है वो आपका मारिया मोंटेसरी इनके द्वारा जो है वो दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी जो है वो रखिएगा। इस टाइप के आप कथन भी आपसे प्रश्न में पूछे जाने लगे हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं, शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, आप कहेंगे बिल्कुल है। प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह करना, जागरूक करना, ये भी है। हिंसा से निपटने की समझ भी विकसित करना है। उपरोक्त सभी यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, शांति शिक्षा से आपके 5 बहुविकल्पी जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था? सिकंदर, अंगुलीमाल, मीर जाफर या मोहम्मद साहब? इस प्रकार के प्रश्न आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि यही आपके प्रश्न जो है आपको नंबर घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो मोहम्मद साहब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था। 10वां प्रश्न कह रहा है कि शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? युद्ध, संस्कृति, नैतिक शिक्षा या वैज्ञानिक शोध? तो कहाँ से नहीं प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो आप कहाँ से नहीं प्राप्त होता है? युद्ध से। कहाँ प्राप्त होता है? युद्ध से शांति आपकी भंग होती है, तो मूल्य ये आपका प्राप्त नहीं होता है। आपका अ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। नहीं पूछा गया है। आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास, हिंसा को अपनाना, बस यही आपका क्या है? गलत है कि शांति शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं है कि आप हिंसा को अपना लें। अहिंसा आपका वर्ड सही होता है, पॉजिटिव होता है, हिंसा आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। तो आपका ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 प्रश्न कह रहा है कि शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? शांति की दृष्टि से पूछा गया है। अहमग्रस्तता, स्वार्थपरता, भाईचारा या पर निंदा? बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो भाईचारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको नहीं पता है मैं एक चीज ये भी बता दूं कि राजन के सभी बहुविकल्पीय, पवन के सभी बहुविकल्पीय हम ऑलरेडी करा चुके हैं।
कंप्लीट प्लेलिस्ट जो आपकी एमसीक्यू वाली है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी वाली है, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं ये हम सीरीज से देख रहे हैं, ये आपके पवन और राजन के जो है वो नहीं है, इसलिए इसमें आपको 2019 तक के लेटेस्ट प्रश्न तक जो है वो दिए हुए हैं। तो आपका भाईचारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि गुण के अंतर्गत आता है शांति की दृष्टि से यदि बात करें तो। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि शांति शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन से नहीं होता है? भावी पीढ़ी के लिए, समाज की समरसता के लिए, राष्ट्रों में मैत्री के लिए, या प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। बस यही आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। जो आप क्या कह सकते हैं कि शांति शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन इस कथन से नहीं होता है, यही तो पूछा गया था कि नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? न्याय आधारित विकास, विभिन्न देशों में व्यापार, शांतिपूर्ण विकास, या शांति का प्रत्यय। तो आप कहेंगे जो विभिन्न देशों में व्यापार होता है ये शांति शिक्षा में किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी न्याय आधारित विकास भी जरूरी है, शांतिपूर्ण विकास तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और शांति का प्रत्यय तो आ ही जाता है। 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शांति के कौशल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता? किसे आप नहीं स्वीकार कर सकते? 4 ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा कृषि कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि शांति के कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। सहानुभूति आता है, समूह कार्य तो बिल्कुल आता है, समस्या समाधान भी आता है, पर कृषि कार्य से आपका शांति के कौशल में कोई लेना देना नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? शांति अभिवृत्ति नहीं आपको छांटना है। अहिंसा और करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, या हिंसा और विवाद। तो हिंसा और विवाद कहां से शांति अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया निगेटिव है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शांति मूल्य है? 4 ऑप्शन है, ब्रह्म, शांति की खोज, राष्ट्रीय विकास पर बल, विवादों का हिंसात्मक समाधान, या सकारात्मक सोच। 4 ऑप्शन में कौन शांति का मूल है? तो पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच सबसे ज्यादा जरूरी होती है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 18, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज भी सर्वमान्य है? तो ये याद होना चाहिए आपको, वुडवर्थ, सोएन, ऑलपोर्ट या कैटल। तो 4 ऑप्शन में से बात करें उत्तर की तो ऑलपोर्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनके द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषा आज भी सर्वमान्य जो है वो है। और जो आपके ऑलपोर्ट है इनकी एक डेफिनेशन बहुत ज्यादा फेमस है, वो जिनको नहीं पता है याद सुन लीजिए कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण में उसके अनन्य समायोजन जो है उसको निर्धारित करने का कार्य करता है। यह ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी आपसे बहुविकल्पी में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। 19 प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथन में से कौन सा जो है वो कथन असत्य है, गलत है, बताना है आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से 4 दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की तो आपका ब वाला ऑप्शन, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवंशिक होते हैं, ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आप तो आसपास के वातावरण से भी तो अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न 20 कह रहा है कि अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दृढ़ निश्चय और संकल्प आप कह सकते हैं करना चाहिए, नियमित जीवन, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, नियमित जीवन नहीं नियमित व्यायाम जैसी ऐसी चीज को यहाँ पर होगी, तो ये भी आपका सही है, पर क्योंकि यदा कदा यहाँ पर वर्ड लिखा है, यदा कदा अभ्यास करना चाहिए, ये आपका गलत है। क्यों? अभ्यास तो आपको हमेशा डेली करना चाहिए। दंड और पुरस्कार ये लिखा है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दंड और पुरस्कार को आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में लेते हैं, पर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदा कदा अभ्यास को ही आप टिक लगाएंगे। अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो यदा कदा अभ्यास नहीं, नियमित अभ्यास आपका ज्यादा सही होगा। बाकी दंड और पुरस्कार को आप यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी तो अन्य ऑप्शन है ही। नियमित की जगह यहाँ व्यायाम जो है वो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 21 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? बताना है यहाँ पर आपको। वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी है, परिवार और पास पड़ोस में सभी उसे प्यार करते हैं, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझता है, और उसकी आदतें जन्मजात होती हैं। तो बताना क्या है, कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है, जो अपने आप जागरूक है, कोई दूसरा ना उसे करे। तो आप क्या कहेंगे, स वाला ऑप्शन सही होगा कि वो अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व के 5 गुण होते कौन कौन से हैं, तो इनको रट लीजिए। 2017 में आपका अति लघु में प्रश्न यहाँ से आया भी था, इसी शांति शिक्षा वाले पेपर में। तो कौन कौन से? सबसे पहला होता है खुलापन, जिसको हम इंग्लिश में ओपननेस के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है चैतन्यता। तीसरा होता है आपका बहिर्मुखता, जो कि यहाँ पर बा ऑप्शन में देखिए दे भी रखा है। चौथा होता है आपका सहमति जन्यता, और पांचवा होता है आपका स्नायु विकृति, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन में सा में भी देखिए स्नायु विकृति दे रखा है। तो ये 5 होते हैं, खुलापन भी आएगा इसमें, बहिर्मुखता आएगा, पर सामाजिकता नहीं आएगा 5 गुणों में, यही आपका सही हो जाएगा। तो दा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचों के नाम अवश्य याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। अगला प्रश्न देखते हैं 23 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है? स्वभाव जन्मजात गुण है,
स्वभाव और आदत दोनों जन्मजात गुण हैं, या व्यक्तित्व वंश परंपरा और वातावरण का जोड़ है, या शांति एक पारिवारिक समस्या है। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। बिल्कुल आपका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वभाव आपका जन्मजात गुण जो है वो होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। किसी का भी आप स्वभाव देखते हैं, जन्मजाति उसमें लक्षण होते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, इतनी हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न देख लेते हैं अगला 24। साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल समूह के नेता के प्रति जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथी समूह में जो बच्चा होता है किसके प्रति? तो समूह के नेता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है। अगला प्रश्न 25 कह रहा है कि बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं सही है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप कह सकते हैं ये सामूहिक होता है, ये आपका सही नहीं है बोध के विषय में। बाकी तो है, जटिल मानसिक प्रक्रिया भी, अर्जित योग्यता भी है, बाह्य जगत के बारे में ज्ञान भी प्राप्त जो है उससे होता है। अगला प्रश्न 26 कह रहा है साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ लोगों को स्पीड हो सकता है ज्यादा लग रही हो, तो क्या कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ता हूँ यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से सोचिए, फिर आंसर सुनिए कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन जीवन लक्ष्य जो है इसकी समानता सही हो जाएगा। तो साथी संबंध जो है उसमें विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नहीं सही है। बाकी आपसी जो संबंध है उसमें लगाव की मजबूती भी होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी, और जाति धर्म ये तीनों आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 27। प्रश्न कह रहा है कि आक्रामकता के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आप देखिए, पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा है कि किशोर जो होते हैं उनका आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है, यही आपका कथन सत्य है। तो आक्रामकता के विषय में ये सही है। बाकी इस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक तो बिल्कुल नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि अभिवृत्ति के विकास में आक्रामकता जो है वो नियंत्रित की जा सकती है, तो ऐसा भी आपका नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो रसेल के अनुसार चरित्र का आधार कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे नैतिकता नहीं है। बाकी जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता ये सभी आपके होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता का विशेषता यहाँ पर बताने कौन सी नहीं है? नैतिकता की विशेषता पूछी गई है यहाँ पर, तो कौन सी नहीं है? आप कहेंगे यश मान हेतु कल्याण करना, यही आपका गलत होगा। बाकी समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार तो होता है, सार्वजनिक कल्याण भी होता है, आंतरिक प्रेरणा तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंटरनल मोटिवेशन। 30 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज अनुकूल व्यवहार जो है वो नहीं है? दूसरों का हित करना, पुरस्कार की इच्छा करना, यातायात के नियमों का पालन, या स्वेच्छा से दान करना। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आप कहेंगे कौन सा समाज अनुकूल व्यवहार सही नहीं है? तो आप कहेंगे पुरस्कार की इच्छा करना है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं पुरस्कार की इच्छा लेकर कर रहे हैं, तो वो आपका सही नहीं होता समाज अनुकूल व्यवहार के अंतर्गत आपका। अगला प्रश्न 31 कह रहा है निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान ये ज्यादा जरूरी है, टीवी देखना ज्यादा जरूरी है, सदाचार युक्त पर्यावरण जरूरी है, या विद्यालय का असहयोग जरूरी है? तो आप क्या कहेंगे, सदाचार युक्त पर्यावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। चरित्र के विकास के लिए हम क्या कहते हैं, आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो बच्चा भी उतना अच्छा जो है वो ग्रो करेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाटसन के व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्दीपन, अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों, या चेतना? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको उद्दीपन और अनुक्रिया नहीं पता है वो भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है आपका स्टिमुलस, एस से, और अनुक्रिया क्या होती है? रिस्पॉन्स होती है। स्टिमुलस को आप थोड़ा सा लक्ष्य से आप समझ लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कि आप आगे चलकर शिक्षक बन सकें, तो आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनना क्या है? स्टिमुलस है, उद्दीपन है। और उसके प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक पढ़ रहे हैं, वो क्या है? अनुक्रिया है। यानी कि उद्दीपन जो है उसके प्रतिक्रिया क्या है, जो कार्य है वो अनुक्रिया आपका कहलाए। तो इस प्रकार से दोनों आपस में संबंधित होते हैं। 33 प्रश्न कह रहा है कि नए जो अनुबंध है उनका निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, या खोज और अनुकूलन दोनों के नियम से? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा ऑप्शन अनुकूलन के नियम से बिल्कुल सही हो जाएगा। नए अनुबंध का निर्माण होता है। 34 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी जो व्यवहार है उसके लिए अपनाई जाती है? घर का वातावरण, बच्चे से व्यवहार, शिक्षा को महत्व देना, या सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार? तो आप क्या कहेंगे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार जो है यही सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या कहा गया था? नहीं अपनाई जाती है। अब कोई भी शांति के लिए, ऐसा तो है नहीं, आर्थिक का मतलब क्या है? आप ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दें तो क्या शांति के लिए, निर्माणकारी व्यवहार के लिए आप ये रणनीति अपनाएंगे? तो ऐसा नहीं है। वातावरण, एटमॉस्फेयर सही करते हैं, बच्चे से व्यवहार सही करते हैं, शिक्षा को भी महत्व देते हैं, तो वो सारे बाकी सही है। ये वाला आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न 35 कह रहा है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करना,
यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं लिखा है, प्रोत्साहित किसी को बढ़ाना होता है और हतोत्साहित उसको गिराना होता है। तो अवांछित व्यवहार जो है उसको हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चे ठीक नहीं है और नियमित दिनचर्या का पालन। तो आपको पढ़ने से समझ आ रहा है कि माना कि बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे को आप हतोत्साहित किस प्रकार से करेंगे? ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए कि माना कि बच्चे ठीक नहीं है, अरे उनको बढ़ाइए, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 36। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह पूछा गया यहाँ पर। सभी छात्रों से एक ढंग से व्यवहार करना चाहिए या कठोर दंड? नहीं। स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण? आप कहेंगे नहीं। व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना, ये आपका हो सकता है। और सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, ये भी हो सकता है। पर कार्य करवाना किस हिसाब से आपका सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक के संबंध में या सकारात्मक व्यवहार के संबंध में आपका सही होगा? ये ज्यादा सही होगा कि व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 कि निम्नांकित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? अब हिंसा के संबंध में पूछा गया और मौखिक हिंसा पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे गालियां देना, यही आपका मौखिक रूप में आता है। बाकी सभी तो आप देख रहे हैं शारीरिक आ रहा है, जैसे मारना वगैरह, तो ये शारीरिक हिंसा में आता है। अगला प्रश्न 38 कह रहा है मीडिया की श्रेणी है। श्रेणियां आपको बताना है मीडिया की कौन सी होती हैं। तो आपकी लोक संचार माध्यम भी होती है, याद रखने वाला पॉइंट है। जनसंचार माध्यम भी होती है, मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया भी होती है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ चीजें रटने वाली है, कुछ चीजें समझने वाली है। तो रटने वाली आपको रटी होनी चाहिए, समझने वाली आप पेपर में समझ जाएंगे। 39 प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन, उपरोक्त सभी। तो आप क्या कहेंगे? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन को विकसित किया इन सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। ये कथन किसका है? कथन यहाँ पर 2 ही 3 आएंगे, पर उनको रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि राजन पवन के सेम वही कथन उठा के आपको पेपर में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट वही पूछ लिए जाते हैं। तो आप 20 तरीके के कथन याद करते हैं, उससे अच्छा जितने आपके मैं यहाँ करा रहा हूँ, राजन पवन में करा चुका हूँ, उनको याद कर लीजिए। आपको देखना है आप एक ना एक दो ऐसे ही वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सा जॉन एडम्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 41। 40 आपके लगभग आधे प्रश्न हम अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि 86 तक हम प्रश्न जाएंगे। 41 प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो एक पॉइंट में याद रखिए, मातृभाषा पर बेस्ड हो, पुस्तकी ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो। क्राफ्ट का कहने का मतलब कि ऐसा ना हो बच्चा पढ़ तो ले जाए और आखिरी में सारी पढ़ाई उसके पास डिग्री धरी है और उसके पास कोई जॉब ना हो, रोजगार ना हो। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। ये गांधी जी इसने जो है इनके पक्ष में थे। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके। देखिए वही पॉइंट लिखा है जो मैंने बताया कि रोजगार परक होनी चाहिए। तो तीनों ही आपके सही होंगे, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रश्न आपसे अति लघु है, लघु में भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो है उनके अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए बताइए। तो आप इन्हीं पॉइंटों को लेकर लिख सकते हैं। अगला 42 प्रश्न कह रहा है कि कौन सी हिंसा का मोर्चा है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो भ्रष्टाचार आपका हिंसा का मोर्चा है। बाकी तो आपके मनोवैज्ञानिक हिंसा, क्लासेस या धमकी देना, ये तो स्वयं में अपनी हिंसा है, पर यहाँ पर मोर्चा के संबंध में पूछा गया है। 43 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक या आर्थिक? बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो भौगोलिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हिंसा के 5 प्रमुख खतरों में शामिल नहीं है? तो भौगोलिक खतरा शामिल नहीं है। 44 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं लिखा है। बहुत बार आप नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रश्न गलत कर देते हैं। जहां नहीं लिखा हो उसको टिक कर लिया करिए, गोला बना लिया करिए। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका न्याय की स्थापना सही हो जाएगा। कि कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो आपका न्याय की स्थापना सही हो जाएगा। अब ये भी समझ लीजिए न्याय की स्थापना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो पूछा गया शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो शांतिपूर्ण जो हल होता है वो न्याय की स्थापना से तो नहीं आएगा, न्याय से आएगा। न्याय की स्थापना से शांतिपूर्ण हल का क्या लेना देना है? तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है। महावीर स्वामी ने, अरविंद घोष ने, महात्मा बुद्ध ने या विवेकानंद ने? याद रखने वाला प्रश्न, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो महात्मा गांधी जी बिल्कुल, महात्मा गांधी जी नहीं सॉरी, महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने बताया था सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग आपका लघु में भी बहुत पूछा जाता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एकदम रट के रखिएगा। अगला प्रश्न 46 कह रहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा है वो किसमें दी गई है? वैदिक दर्शन में, बौद्ध धर्म में, जैन दर्शन में, योग दर्शन में? 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका जैन दर्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया है? अरविंद घोष ने, टैगोर ने, महात्मा गांधी जी ने या विवेकानंद ने? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, परिग्रह आपने काफी बार सुना होगा, इसी के महत्व को बताया है।
अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना को तनाव का स्रोत कह सकते हैं? खेलना, घूमना, ध्यान लगाना, विवाद होना। तो तनाव की बात की गई, ध्यान लगाने में विवाद नहीं होता है, विवाद होना जो है ये तनाव का स्रोत होता है। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर द। 49 प्रश्न कह रहा है कि जो पतंजलि हैं उनके अनुसार योग का क्या अर्थ है? एकाग्रता है, आसन लगाना है, अनुशासन है, चित्तवृत्ति का निरोध है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चित्तवृत्ति जो है इसका निरोध, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इनके अनुसार योग का अर्थ। अगला प्रश्न कह रहा है 50 निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग जो है उसमें शामिल नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अष्टांग योग है उससे लघु अति लघु में बहुत प्रश्न आता है, इसलिए आपका 2018 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था, लघु में बहुत प्रश्न आता है। तो चलिए मैं एक बार बता भी देता हूँ कौन कौन सा अष्टांग योग होते हैं। तो एक होगा आपका यम, दूसरा होगा आपका नियम, तीसरा होगा आसन, चौथा होगा प्राणायाम, चौथा हो गया, पांचवा हो जाएगा आपका प्रत्याहार, छठा हो जाएगा धारणा, सातवां हो जाएगा ज्ञान, आठवां हो जाएगा समाधि। ये आपके टोटल 8 होते हैं। इनमें से जो प्रथम 5 होते हैं उनको हम बहिरंग के अंतर्गत रखते हैं, योग के बहिरंग, और जो बाद के होते हैं उनको हम योग के अंतरंग के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि अंतिम 3। तो ये भी पूछा जा सकता है योग के बहिरंग और अंतरंग बताइए। आपको अष्टांग योग पता है और आप गलत करके चले जाएं तो ऐसा ना करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब अष्टांग में कौन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सा प्रणाम सही हो जाएगा। प्रणाम नहीं आता, बाकी तो मैंने तीनों आपको बता ही दिए। 51 प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निम्नवत में से कौन सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सा पंथ निरपेक्षता। पर प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ पर सम्मिलित नहीं पूछा गया, तो जातिवादिता आपका सही होगा। जातिवाद आपका सम्मिलित नहीं है। यदि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में बात करें, मूलभूत सिद्धांतों में तो आपके स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता ये तीनों आते हैं, पर जातिवादिता नहीं आता। जातिवाद पर या जाति पर आधारित कोई भी विभाजन या भेदभाव, ये सारी चीजें नहीं आती हैं। 52 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव लेवल में भी। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तर के, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका भाग 4A, या ए की जगह आपको का भी लिखा देखने को मिलता है, भाग 4 का। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, भाग 4A या भाग 4 का, जो भी ऑप्शन में उसको जो है वो टिक कर लीजिएगा। तो इसमें संविधान में जो है, इसमें मूल कर्तव्य जो है उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। और मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और ये जो संशोधन है ये 1976 से जो है इससे संबंधित है। और यहाँ पर तो बात की गई आपका भाग की, संविधान के किस भाग में। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आपका है किस अनुच्छेद से संबंधित है मूल कर्तव्य, तो 51A या 51 का आप कह सकते हैं, इसके अनुच्छेद से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न 53 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का गठन कब हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न कह रहा है 54, गांधी जी के अनुसार बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए शिक्षक में गुण होने चाहिए, विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, नवीन और रुचिकर शिक्षण विधि होनी चाहिए। जब दो यहाँ पर पॉइंट सही है तो चरित्रवान तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभार आपको जैसे प्रश्न नहीं आता है तो ऑप्शन को भी पढ़ लिया करिए कि पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, निगेटिव सेंस दे रहे हैं, कि आपको पता है कि हाँ उन्होंने चरित्रवान या चरित्र पर बेस्ड जो है वो बात कही थी। तो विषय पर पूरी पकड़ो, क्या ये गलत है? क्या ये गांधी जी स्वीकार नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। तो यदि आपको ना पता हो तो कभी कभी ऑप्शन को भी पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य क्या थे? गरीबों की यथासंभव सहायता करना, बिल्कुल कार्य था। स्वामी रामकृष्ण जो है उनकी शिक्षाओं और वेदांत जो है उनका प्रभावशाली ढंग से प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल था। अब जैसे आपको इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पता है, तीसरा पढ़ के देखिए, लिखा है जन कल्याण के लिए शिक्षा। तो क्या स्वामी विवेकानंद ये नहीं चाहेंगे जन कल्याण के लिए शिक्षा हो? बिल्कुल चाहेंगे। तो आपका उपरोक्त सभी ही बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 56, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस घोषित हुआ। चार ऑप्शन है, 1886, 1986, 1996 या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 1986 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 57, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1663, 1660, 1863 या 1963। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो हुआ था आपका 1863 में। सा वाला ऑप्शन सही होगा। तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो 12 जनवरी 1863 में जो है वो हुआ था। और कहाँ हुआ था जन्म स्थान? तो कोलकाता में जो है वो हुआ था। पूरा नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त। 58 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कब मानव अधिकारों की घोषणा जो है वो की गई? ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। 9 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1946 या 10 दिसंबर 1948।
ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका 10 दिसंबर 1948 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार की घोषणा की गई थी और अंगीकृत भी इसी समय किया गया था। 59 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक जो है वो नहीं है, कौन बाधक नहीं है आपको बताना है। तो आपका परिवार का वातावरण होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ तो होता ही है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी, नैतिक आचरण आपका बाधक नहीं है, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका स्वतः धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, ये सही हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए शिक्षक के संबंध में। अगला प्रश्न 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, आपको बताना है कौन बाधक नहीं है। जातिवाद, असमान आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता या व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो सा वाला आपका पंथ निरपेक्षता बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। मैंने ऊपर बताया भी था पंथ निरपेक्षता के संबंध में कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, ये लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। 62 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैश्वीकरण जो है उसका तात्पर्य क्या है। वैश्वीकरण से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो विभिन्न देश जो है उनके लोगों का आपसी जो सामंजस्य होता है, यही वैश्वीकरण जो है वो होता है। और देख रहे हैं काफी इसको लेकर जो है मीटिंग वगैरह भी लगातार हो रही है दो देशों के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैश्वीकरण के विकास में सर्वाधिक बाधक है, आपको बताना है। बाधक क्या है बताइए, आप खुद से सोचिए। भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक। तो आप कहेंगे मनोवैज्ञानिक व्यवधान सबसे ज्यादा बाधक होता है वैश्वीकरण के विकास में। अगला प्रश्न 64 कह रहा है निम्नलिखित में से सतत विकास का कौन सा आयाम नहीं है। तो असीमित संसाधन ये सतत विकास का आयाम नहीं है। सांस्कृतिक तो होता है, पर्यावरणीय और सामाजिक भी होता है, पर असीमित संसाधन आपका नहीं होगा। 65 कह रहा है सतत विकास क्यों आवश्यक है। शुद्ध और पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं कि शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण जो है उसके लिए सतत विकास जो है वो आवश्यक है। अगला प्रश्न 66 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार जो है उनकी सार्वभौम घोषणा जो है वो कब हुई। 1948, 1949, 1950 या 1951। 4 ऑप्शन में से मैंने अभी आपको बताया था कि 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, तो आपका 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार से संबंधित आपके लघु में भी प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपको पॉइंट याद होने चाहिए। शांति शिक्षा जो है उसके लिए आवश्यक है अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। शांति शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, किसके लिए जो है वो कह सकते हैं मुख्य रूप से आवश्यक है, तो आप कहेंगे समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स सभी सब्जेक्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये नई आपके जो है सीरीज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वन लाइनर आपको देखना है, एमसीक्यू देखना है किसी भी सब्जेक्ट के, या आपको फास्ट डिवीजन देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, या आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, सभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मैंने एक वीडियो जो है यानी कि एक मैसेज में सभी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो टाइप करके भेज दी थी। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं सभी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न आपका देखते हैं अगला 68, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है आप बताइए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, बिल्कुल। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो प्रार्थना से तो कोई लेना देना नहीं है। सुयोग्य नागरिक आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से कराएंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे तो उसके अंतर्गत नैतिकता का भी विकास होगा, उसके अंतर्गत सद्गुण भी आएगा। तो तीनों चीजें आपकी सही है बिल्कुल, पर शिक्षा से जब तीनों ही चीजें आ रही हैं तो आपको तो सबसे अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो पूर्ण शिक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहाँ से यानी 68 से प्रश्न से देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, 2016 के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, और यहीं से नहीं आपका इससे पहले वाला भी प्रश्न 2016 का ही था। तो हम टोटल पहले 2016 के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर 2017 के, फिर 2018 के, फिर 2019 के, यानी कि जो अब ये प्रश्न चल रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 69 प्रश्न कह रहा है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन थे। पतंजलि थे, शंकराचार्य थे, अरविंद घोष या मनु। आपने बहुत जगह नाम सुना होगा पतंजलि का, तो आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं, पतंजलि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति जो है उसके लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और जो कौशल है उनके पोषण पर भी बल देती है जो कि सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो बताना है आपको प्रकृति और मानव जगत के बीच इन दो की बात की गई है, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, या शिक्षक और बच्चों के बीच। बात करते हैं उत्तर की, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के रखिएगा एकदम। महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी या दयानंद सरस्वती। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से और क्या प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है जो विश्व भारती है
विश्वविद्यालय, उसके संबंध में, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संबंध में यदि पूछा जाए तो 1921 में जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे या टैगोर थे, एक ही नाम है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में स्थापना जो है वो की थी। ये आपका जो है वो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक जो है वो है। अगला प्रश्न 72 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है या बताना है। तो 5 गुण व्यक्तित्व के मैंने बता दिए थे स्टार्टिंग में, उसी से देखिए प्रश्न आया है। तो खुलापन मैंने बताया था वहां पर होता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 2016 के 5 प्रश्न हो गए। यहाँ से हम देख रहे हैं 2017 के 5 प्रश्न। तो ऊ बंधन का निर्माण किससे होता है, ये आपसे पूछा गया। खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सा आपका ऑप्शन अनुकूलन के नियम से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 कह रहा है शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की थी। देखिए विश्व भारती के संबंध में 2016 में प्रश्न पूछा गया, फिर 2017 में भी रिपीट हुआ। और आपका मैंने क्या बताया आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही हो जाएगा। और शांति निकेतन के संबंध में भी मैंने बताया कि जो विश्वविद्यालय था शांति निकेतन नगर में ही उन्होंने स्थापना भी की थी। तो आपका ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 प्रश्न देखते हैं कौन लोकतंत्र के सिद्धांत हैं इनमें बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो स्वतंत्रता भी होता है, समाजवाद भी होता है और समानता भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 76 कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था। अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 2001 से 2010 के बीच जो है वो घोषित किया गया था, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। बहुत ही फेमस कथन है, किनका है, अब्राहम लिंकन का है। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा था लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये आपका प्रश्न 2018 में पूछा गया था। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं 2018 के, 2017 के भी आपके 5 प्रश्न समाप्त हुए, यहाँ से 2018 के हैं। अगला प्रश्न 78 कह रहा है योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल हैं, महर्षि कणाद हैं, महर्षि पतंजलि हैं या महर्षि विश्वामित्र हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपको मैंने ये भी प्रश्न ऊपर दिख कराया कि महर्षि पतंजलि जो है वो हैं। तो देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 2016 में यही प्रश्न पूछा गया था, 2018 में फिर यही पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर जितने आपको एकदम रटे होने चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न 79 की कि तनाव प्रबंधन की तकनीक कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन है, बात करना है, बात करें उत्तर की, तो आपका सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये आपकी तकनीक नहीं होती है। आप तनाव को प्रबंधन की बात की गई, ठीक करने की बात की गई है। तो अगर आप सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे तो कहां से उसका प्रबंधन होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 जो है फिर से आपका वही आ गया जो मैंने आपको बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1945 में हुई थी। और तारीख की बात करें तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक हमारे प्रश्न समाप्त हुए। नहीं, एक और ये वाला 2018 का है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि, विधान या ध्यान। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो विधि विधान आपका नहीं है, प्राणायाम भी आता है, आसन भी आता है, ध्यान भी आता है। अष्टांगिक योग से बहुत प्रश्न आते हैं, इसको तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो इसको एकदम रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 82। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं 2019 के, सबसे लेटेस्ट के 2018 के हमारे 5 प्रश्न खत्म हो गए। तो 2019 का आपका 82 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। अहिंसा और करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन या हिंसा और विवाद। तो हिंसा और विवाद भला शांति अभिवृत्ति में कैसे आ सकता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अहिंसा और करुणा आपका होता है, न्याय भी होता है, मस्तिष्क का खुलापन भी होता है। 83 प्रश्न कह रहा है कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है। कपिल, पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो पतंजलि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते हैं योग दर्शन के प्रणेता कौन है, पतंजलि हैं। 84 प्रश्न कह रहा है कि शांति जो कौशल है उनका आधार बेस क्या है। तनाव और दबाव है, सृजनात्मकता है, संवेगात्मक स्थिरता है, संकीर्ण विचार है। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो जो शांति कौशल है उसका मेन आधार होता है तनाव और दबाव। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 85 कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो किया गया व्यवहार है वो क्या कहा जाता है। आक्रामकता कहलाता है, अमित्रवत व्यवहार कहलाता है, विघटित व्यवहार कहलाता है या भ्रष्टाचार कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे कि हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया जो व्यवहार होता है वो आक्रामकता कहलाता है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं लेते हैं प्रश्न लास्ट आपका 86 की भावात्मक एकता समिति यानी कि 1961 के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर, यहाँ पर संपूर्णानंद की जगह पूर्णानंद लिख दिया है और चौथे ऑप्शन में संपूर्णानंद पूरा नाम लिखा है, यानी कि ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है। तो डॉक्टर पूर्णानंद स्वामी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सभी बहुविकल्पीय इस सब्जेक्ट के समाप्त होते हैं।
तो सभी हमने बहुविकल्पीय देख लिए। अब हम बात करते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर में 2016 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर में आए हैं, उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। केवल वही प्रश्न देखेंगे, उसके अलावा और कोई प्रश्न हम नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो आप क्या कहेंगे? शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित जो अंतर्निहित गुण हैं और शक्तियां हैं, उसको उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना जो है वो है, जिससे क्या हो, वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में इसलिए शांति शिक्षा आवश्यक है। अगला है, आपके मतानुसार शांति के घटक कौन कौन से होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपका अहिंसा हो गया, सत्याचरण हो गया, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ और बातचीत हो गया, सभी से प्रेम और प्रेम पूर्वक व्यवहार हो गया, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक जो भाईचारा है उसका दृष्टिकोण, ये सभी आपके क्या हैं? शांति के प्रमुख घटक हैं। 2016 में पूछा गया था। अब देखिए, नॉर्मल चीज अभी आपने इसको पढ़ लिया तो आप आसानी से लिख लेंगे। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न में पूछा गया होता तो आप क्या सोचते कि घटक कोई अलग पॉइंट होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसके माध्यम से ही शांति शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, वही सब घटक में आ रहे हैं। अगला कह रहा है, अहिंसा मूलक समाज जो है उसकी विशेषता लिखिए। तो आप क्या कहेंगे? अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम और सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा और उपद्रव का अभाव, ये सभी जो है इनका महत्व होता है। तो अहिंसा मूलक समाज की ये सभी विशेषता हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी वर्डिंग कठिन है। जैसे अहिंसा मूलक समाज, तो आपको पता होना चाहिए अहिंसा मूलक समाज को किस पॉइंट को लेकर पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं 2016 का प्रश्न कि उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में क्या प्रकट होते हैं? जैसे कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होता है। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी जो संबंध है उनका अनुचित होना या संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोर जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोर क्या होते हैं? उनमें हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। तो नॉर्मल से सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कि उसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए किशोरावस्था में, उसको लेकर, या उसको छूट नहीं मिल रही है स्वतंत्रता को लेकर। तो ऐसे सभी पॉइंट जो हैं जो हिंसा के रूप में प्रकट होने के बन सकते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर लिखा गया है। अगला है, साइबर बुलिंग क्या क्या अर्थ है 2019 और 2016? तो दो बार आपका रिपीट हुआ है। तो समझिए, किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए, इसके द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का यूज करके, तो इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये उन्हें नकारात्मक जो है वो बना देता है। इसी को हम साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अगला है अष्टांग योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये मान के चलिए एक ना एक प्रश्न, भले वो आपसे प्रश्न एमसीक्यू में ही क्यों ना पूछा जाए, पर इस पर बेस्ड एक ना एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलता है। तो अष्टांग योग जो है वो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान नहीं होता है, ध्यान होता है, और समाधि। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ज्ञान लिखा है ये आपका ध्यान होता है। अब इसमें मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो यम में आता है आपका बुरे काम छोड़ना, नियम में आता है अच्छे काम करना, आसन जो है इसमें आता है शरीर को स्वस्थ रखना, प्राणायाम में आता है जो श्वास होता है अपनी उस पर संयम रखना, प्रत्याहार में आता है आपका अपने जो दोष हैं उनको दूर करना, धारणा में आता है चित्त जो है अपना जो ध्यान है उसको ध्येय में लगाना, और ध्यान में आता है आपका अगर लग जाए, मतलब कि अगर आप वो चीज कर पा रहे, ध्यान लगा पा रहे हैं तो ध्यान लगाना, और समाधि में आता है आपका जो स्थिर हो जाए। तो ये सारे आपके आते हैं अष्टांग योग में। आगे लिखा है कि इनमें से प्रथम 5 जो होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग यानी कि बाहरी साधन होते हैं, और अंतिम 3 आपके धारणा, ध्यान, समाधि जो है, देखिए यहाँ पर ध्यान सही लिखा हुआ है, ऊपर गलत लिखा था, यहाँ सही लिखा है। धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो योग के
अंतरंग यानी कि आंतरिक साधन जो है वो माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बहिरंग और अंतरंग के संबंध में कि कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 3। अगला कह रहा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। ये ध्यान आपको होगा तो डायरेक्ट बहुविकल्पी में एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन से व्यक्तित्व के गुण में नहीं आता है, तो ये पांचों रट लीजिएगा। इसीलिए हो सकता हो इस टाइप से दोबारा से प्रश्न आपसे रिपीट हो जाए। तो देखिए 2016 के क्वेश्चन समाप्त हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2017 के। एक प्रश्न हमने देख लिया, अब देखते हैं अगला। हिंसा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आपकी मौखिक हिंसा होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप टॉर्चर किसी को कर रहे हैं तो वो मनोवैज्ञानिक हिंसा में आएगा, शारीरिक हिंसा, मारपीट वगैरह, ढांचागत हिंसा मैंने बताया था, सिस्टम वगैरह, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, तो ये सारे आपके हिंसा के प्रकार में जो है वो आते हैं। अगला है शांति शिक्षा जो है, इसमें मूल्य का क्या तात्पर्य होता है, तो आप क्या कहेंगे, सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों और सूक्ष्म तत्वों से है जो कि जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। अगला देखते हैं प्रश्न, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं, तो वही अभी मैंने ऊपर बताए थे, वही होते हैं आपके 8 अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। यहाँ पर भी देखिए ज्ञान लिखा है, आप कहेंगे ध्यान समाधि। देखिए 2017 में भी पूछा गया है। अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। उद्देश्य था इसका भारतीय नागरिक जो है उनको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, अखंडता आदि जो मानव अधिकार हैं उन पर बल देना जो है, इसी उद्देश्य से जो है वो इसका गठन हुआ था। सन ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 2017 का, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यम को सम्मिलित किया जाता है, तो आप मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापन जो है उनका प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार जो माध्यम है उनको मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2018 के प्रश्न स्टार्ट हो गए, 2017 के आपके समाप्त हो गए। तो शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के जो अंतर्निहित गुण होते हैं और शक्तियां हैं उसको कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना। देखिए शांति शिक्षा आपका सब्जेक्ट ही है, जैसे कि आपका शैक्षिक प्रबंधन है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तो आपको एक डेफिनेशन अवश्य रटी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड एक ना एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो किसी पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक के अनुसार आप याद कर लीजिए, जब आपके पेपर में आए तो डायरेक्ट उनके अनुसार लिख दीजिएगा। इसका फर्क बहुत पड़ता है जब आप मनोवैज्ञानिक का नाम भी लिख देते हैं। तो जैसे 2018 में शांति शिक्षा के बारे में पूछ लिया गया था। अगला कह रहा है व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए इसका अर्थ समझाइए, तो डब्ल्यू आलपोर्ट जो है इनके द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। मैंने पहले भी ये डेफिनेशन आपको बताई है और बताया था मैंने, आलपोर्ट जो है वो व्यक्तित्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इनकी डेफिनेशन भी बहुत पूछी जाती है। अगला कह रहा है प्रश्न की अवांछित व्यवहार में सुधार के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं, तो सबसे पहली रणनीति हो सकती है कि कक्षा का प्रबंध सही तरीके से हो, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उसका पालन हो, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा जो परिस्थिति है उस पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्यक्रम, अभिभावक जो है उनका सहयोग और उसके साथ साथ पुरस्कार। तो ये सभी पॉइंट हैं जो अवांछित व्यवहार है उसमें सुधार के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां, यानी कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है ताकि सभी सुधार हो अवांछित जो व्यवहार है उसमें। अगला कह रहा है व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, टोपस और क्रिस्टल, गोल्डबर्ग, कोस्टा और मैक्रे यहाँ पर देखिए लिखा है इंग्लिश में नाम। और इसी प्रकार होगान आदि मनोवैज्ञानिक के शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण जो कि निम्नवत हैं। ये मैंने ऊपर बताए थे, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन व्यक्तित्व के गुण नहीं है, बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है। और वहां पर मैंने यही कहा था ये 5 नाम याद कर लीजिएगा, खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। 2018 में आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं,
तो जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सभी हैं। दूसरे में आपका लिखा है भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास भी आपका इसमें आएगा। तीसरे में लिखा है सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का ना मिलना भी इसमें आएगा। प्रौढ़ शिक्षा की समस्या भी इसमें आप देखते हैं। चौथा आप कहेंगे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ये भी आप इसमें देखते हैं, ये समान विकास को प्रभावित करता है। अगला है व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा, ये भी बाधाओं के रूप में आप देखते हैं। कतिपय विशिष्ट समूहों जैसे कि नक्सलवादी, आतंकवादी, इनकी गतिविधियां, ये भी बाधा के रूप में आप देखते हैं। इसी प्रकार देश को कमजोर रखने की इच्छा रखने वाले विरोधी के कार्यकलाप जो हैं अलग अलग, वो भी इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर आप ऐसे बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा जो है वो उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न 2018, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? देखिए तीसरी बार पूछा गया है। मैंने क्या कहा आपसे, अष्टांग योग आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरे पेपर में एक ना एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आएगा, भले वो बहुविकल्पी में आए या वन लाइनर में या कैसे भी आए। तो 8 मैंने आपको बता दिए थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन्हें अष्टांग कहते हैं। इनमें से प्रथम 5 जो होते हैं वो बहिरंग होते हैं, बाहरी साधन, जबकि बाद वाले जो 3 हैं उन्हें हम अंतरंग साधन कहते हैं। लास्ट वाली लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी कि इस योगांगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भाव का नाश हो जाता है और व्यक्ति के अंतर्मन को शांति की प्राप्ति होती है। तो ये आपके अष्टांग योग हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि प्रभावी शांति निर्माता के लिए 2019 के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 2018 के हमारे समाप्त हो गए। ये हमारे सबसे लास्ट और आखिरी प्रश्न होंगे। लास्ट में एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा और सारे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, प्रभावी शांति निर्माता बनाने के लिए विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किया जाना चाहिए? तो शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए, इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में अग्र कौशल विकसित किए जाने चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है संचार का कौशल हो गया, समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता करने का कौशल, तदानुभूति, समूह कार्य और सहयोग, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र में जो क्षेत्र जो है उसको बढ़ाने का कौशल, तनाव प्रबंधन का कौशल, तो ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। 2019 में आया था, तो आप क्या कहेंगे कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करेंगे? तो परिवार के सदस्यों का आचरण हो जाएगा कारक के अंतर्गत। चरित्र का जो निर्माण है वो करने वाले 2 कारक, परिवार के सदस्य जो आचरण है, उनका जो बच्चे हैं उन पर फर्क पड़ रहा है तो वो भी आपका आ जाएगा। टेलीविजन, रेडियो आदि जो कई कार्यक्रम है उन पर चर्चा होती है, उसका भी प्रभाव। पुरस्कार और दंड, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। और विद्यालय का सहयोग जो है ये भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चरित्र का निर्माण करने के संबंध में कारक को लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, मानव अधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले मानव अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, ये अलग अलग उद्देश्य ही हैं आपके, एक साथ लिख दिए गए। पूछे 2 गए थे पर लिखिए एक से ज्यादा है। प्रगति है, विश्व शांति और समृद्धि है, तो ये सभी क्या है, मानव अधिकार या मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य जो है आपके हो जाएंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न है आपका तनाव कम करने के लिए किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। अब बताइए तनाव को आप कैसे कैसे कम कर सकते हैं, और विधि में ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट हो। तो सबसे पहले तनाव के जो कारण है, किसी भी चीज का पता करने के लिए सबसे पहले तो आप कारण का ही पता लगाएंगे, फिर विश्लेषण करेंगे उसमें, फिर उसमें समाधान खोजेंगे, फिर लक्ष्य का निर्धारण इसमें आपका हो जाएगा तनाव कम करने के लिए कि किस रीजन से हो रहा है। कुशल समय प्रबंधन भी आएंगे इसी में, इसी प्रकार शांत रहना भी इसी में आएगा। पारस्परिक सहयोग से कार्य करना, चाहे वह घर हो या दफ्तर हो, ये भी आपका तनाव कम में आ जाएगा। पारस्परिक जब आप सहयोग से कार्य करते हैं तो बर्डन नहीं पड़ता है आपके काम पर, तो तनाव जाहिर सी बात है कम होगा। समाज में लोगों से इसी प्रकार मिलना जुलना, वो भी आपका होता है कि आप अपने में ही एक रहें और एक समाज से जो है जुड़ के रहें, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसी प्रकार प्रेरणादायक साहित्य का अध्यापन, वो भी होता है इसमें। नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको रखें, इससे भी आप तनाव को कम कर सकते हैं। आत्मविश्वास एवं धैर्य बनाए रखें, तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखें, ये भी एक है आपका। जैसे व्यस्त रखने से क्या होता है, आपका जो ध्यान होता है वो उस तनाव से हटकर, यानी कि जिस चीज को लेकर आप टेंशन ले रहे हैं उससे हटकर किस पर चला जाता है, आपके कार्य पर चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तनाव होने पर अपने आप को जो है किसी काम में व्यस्त रखें। इसी प्रकार प्रसन्नचित रहें। और लास्ट आप लिख सकते हैं कि नियमित शारीरिक व्यायाम और योग प्राणायाम सारी चीजें करें। देखते हैं, चलिए अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न के बाद क्या करेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 2019 में सबसे प्रश्न पूछा गया था कि SDG का
पूरा नाम या फुल फॉर्म आपको जो है वो बतानी है। तो आप क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी एसडीजी की फुल फॉर्म होती है, हिंदी में होती है सतत विकास के लक्ष्य। तो सभी हमने प्रश्न पूछ लिए। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न आपका इस वीडियो का है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष कब घोषित किया गया। और ये रहे आपके 5 ऑप्शन, 4 नहीं दिए मैंने, 5 ऑप्शन दिए, वैसे 4 ही आपके पेपर में आते हैं। 1972, 1986, 1955, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। कल के सभी पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।